अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन हफ्ते का पहला दिन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात आपके ऐसे होते हैं जिसमें आप कहते हैं कि कड़वाहट ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर नमकीन अगर ज़्यादा आपको लगे तो वो कड़वा हो जाता है, यानी खाने में नमक ज़्यादा पड़े तो उसमें आपको कड़वाहट का एहसास होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी चीज़ में मिठास ऐड कर रहे हैं, चाहे वो चीनी है, गुड़ है, कोई भी चीज़ है, वो भी अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती। ज़िंदगी में हम अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अपनी बातों में, अपने रवैयों में मिठास लेकर आएँ, लेकिन याद रखिए कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ मीठी हो ना, तो उसके बारे में भी इस्तिलाहन यही कहा जाता है, इतनी मीठी है कि जैसे जहर। तो जहर ही होता है, चाहे वो कड़वा हो या फिर मीठा हो। तो ज़िंदगी में हमेशा एहतियात और मोहतात रहें, और ख़ास तौर पे जज्बात में ना बह जाए। आपको बताते चले भी, हाल ही में इस वक्त ऑन एयर, आप ऑन एयर से मेरी मुराद है कि ऑनलाइन अगर जाएंगे तो तलहा अंजुम इस वक्त सर फहरिस्त हैं, पाकिस्तानी रैपर हैं, लेकिन नेपाल में एक प्रोग्राम करते हुए, एक कॉन्सर्ट करते हुए वो भी जज्बात की रो में बह गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ये कहें कि सकाफ़त का, मौसीकी का और कल्चर का कोई तनाज़ा नहीं होता, इसके कोई बॉर्डर्स नहीं होते, लेकिन आप जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, जो आपकी शनाख्त है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और मिठास और मोहब्बत ज़रूर बांटें, लेकिन हद से तजावुज़ ना करें। उनका ये एक्ट कि उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान भारतीय जो परचम है वो अपने कंधों पर ले लिया, उसमें अपने आप को लपेट लिया और कहा ये कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज़। इसका एक सिवियर बैकलैश इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है उसको आप ना भुलाएं, और ये याद रखें कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग भी आप में प्राइड ले रहे हैं। आर्ट की कोई बाउंड्री ना हो, लेकिन आपकी एक शनाख्त, आपकी एक आइडेंटिटी ज़रूर है। इसके अलावा आगे बढ़ते दूसरी खबर आपको देते रहे। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। उन्होंने पेश किया डोमेस्टिक वायलेंस की प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन का बिल, जो कि पास किया गया है नेशनल असम्बली में भी। पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि जब घर की चार दीवारी एक खातून के लिए या घर वालों के लिए महफूज ना हो तो उसके क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, और इन चीज़ों को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। सवाल हमारा ये है कि इसके लिए बहुत सारे रूल्स बनते हैं, बिल्स पास किए जाते हैं, लेकिन घर में बैठा हुआ वो शख्स जो तशद्दुद बर्दाश्त कर रहा है, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद हो या वो जज्बाती तशद्दुद हो, इमोशनल वायलेंस हो, इसके बावजूद भी उसके लिए मदद का लेना या इस चीज़ को रिपोर्ट करना कल्चरली, सोशली कितना मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के तनाजुर में बात की जाए तो ये बड़ा अहम है कि बहुत सारी ख़वातीन की नंबर 1 लॉ तक या घर के बाहर तक रसाई नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो बाहर चली भी जाएं तब भी नज़र ये आता है कि उन पर बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रेशर होगा, उन्हीं को बुरा भला कहा जाएगा कि उन्होंने घर की बात बाहर निकाल दी। इस पर आप क्या सोचते हैं, या किस किस्म की आसानियाँ ख़वातीन के लिए होनी चाहिए? मैं ख़वातीन की सिर्फ बात कर रही हूँ, ये घर का कोई बुज़ुर्ग, घर का कोई बच्चा भी हो सकता है जो इस किस्म का तशद्दुद फेस करे। हमारे है सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, आप स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट की। जानते हैं कि ये बिल, क्योंकि शर्मिला जी ने इसको इनिशिएट किया था, नेशनल असेंबली में पास हुआ है, सिंध में भी यकीनन ये इसको अमल में लाया जाएगा। तो व्हाट आर सम ऑफ द की फाइंडिंग्स? लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम तहसीन जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि नेशनल असेंबली ने इस बिल को अप्रूव किया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बना है जो कि प्रिवेंट करे और पनिश करे उन तमाम लोगों को जो डोमेस्टिकली यानी घर की चार दीवारी के अंदर तशद्दुद करते हैं। ये कितना मुश्किल अमर था? ये सुनने में तो, देखने में तो बड़ा कॉमन सेंसिकल लगता है, लेकिन क्या इसकी भी अपोजिशन आई? क्या ये जब बिल पेश किया गया तो उस वक्त क्या सिनेरियो था? एंड गुड मॉर्निंग। नहीं सिद्रा, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है, और अगेन पीपल्स पार्टी की तरफ से ही लिया गया है, बिकॉज हम सिंध में तो 2013 जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो बिल लेके आ चुके हैं, लेकिन फेडरल लेवल पे अब ये चीज़ लेके आए हैं हम।
जी। तो एज सच अपोजिशन किसी ने नहीं की, लेकिन इट्स अ वेरी गुड साइन कि नाउ स्टेट इज ट्रीटिंग डोमेस्टिक वायलेंस एज नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स मैटर, लाइक नो मोर कि जी ये प्राइवेट मैटर्स हैं फैमिली के। तो इस तरह के जब एग्जैक्टली बिल्स को अब आपने फेडरल में भी जिस तरह सपोर्ट किया गया है अभी, तो ICT में इस्लामाबाद टेरिटरी में होगा ये, अभी सेनेट में इसका अप्रूवल बाकी है, तो फिर ये एक लॉ बन जाएगा। तो इससे आई बिलीव कि बहुत ज्यादा जो है हमारे यहाँ वायलेंस, आपको पता है कि कुछ चीजें तो रिपोर्ट भी नहीं होती, बहुत कम केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं अपने लोगों को देखने वाले के लिए, लोग जब भी डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जी इट्स रिलेटेड टू किसी वुमेन रिलेटेड होगा या बच्चों के होगा। इसमें आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं। आपने हमारे पास ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे कि रिपोर्ट हुए हैं कि जो उनके बुजुर्ग वालिदैन होते हैं जिस तरह को ट्रीट किया, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं, जो भी वल्नरेबल है, जिसके साथ भी ज्यादती हो रही है, जिसके साथ भी किसी भी तरह की, नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल है, वो इकोनॉमिकल है, वो साइकोलॉजिकल है, किसी भी तरह सेक्सुअल अब्यूज है, किसी भी तरह का अब्यूज होगा, तो इसके लिए तमाम चीजें बड़ी एक्सपीडाइट की गई है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में जो है वो हजारों लाखों की तादाद में केसेस जो है वो पेंडिंग में होते हैं और वो सालों से चले आ रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो कोर्ट्स को भी बाउंड किया गया है कि जी विद इन 7 डेज जो है आपने हियरिंग करनी है और 90 डेज के अंदर आपने इसका फैसला दे देना है, और फिर फाइन भी इसका जो है वो अप टू 1 लाख तक रखा गया है। कि इसके अंदर जो आपने ऑफेंडर्स के ऊपर जो यानी उनको बताया गया, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कहता है कि 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, 1 लाख तक आपको आप पे जुर्माना आयद हो सकता है। कोर्ट्स को आपने कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर पहली हियरिंग करनी है और पिटिशंस ने डिसाइड करना है 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर इसका नतीजा निकलना है। तहसीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि 2013 में इसको सिंध में नाफिज कर दिया गया था, पिछले अगर देखा जाए 12 सालों के अंदर इस बिल की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये लीगल फ्रेमवर्क बनाने की वजह से क्या सिंध में आपकी लर्निंग्स रही हैं? क्या वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं? क्या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी आई है? सिंध का हमारे पास क्या केस स्टडी क्या कहती है? देखिए, कमी तो बहुत ज्यादा आई है, रिपोर्ट्स भी ज्यादा हुए हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हमें सुनने में आती हैं चीजें जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही होती है, और अगर फैमिली से, जैसे इसमें NGOs का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे यहाँ शेल्टर होम्स, बहुत से ऐसे NGOs हैं जो शेल्टर होम्स भी चला रही है, तो वहां से भी अगर हम फैक्ट्स फाइंडिंग्स लेते हैं तो उन्हें यही बात हमें बताई जाती है कि जी केसेस कोई ना कोई रिपोर्ट होता है, लेकिन जब उसकी फैक्ट फाइंडिंग पर जाए तो लोग उससे आगे परस्यू नहीं करते, लोग पीछे हट जाते हैं, वो किसी तरह की फैमिली प्रेशर हो या कुछ हो। लेकिन ये लॉ आने के बाद है, जब रिपोर्ट हो गई चीजें, अगर हमारी पुलिस के पास चली गई, ऐसे इदारों के पास चली गई, तो उसको फिर हमने अपने लेवल पे परस्यू किया है, तो कमी डेफिनेटली आई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 100% केसेस भी रिपोर्ट होने लगे और फैसले हो गए, लेकिन उसमें कमी आई, लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई अपने राइट्स को जानने की, एटलीस्ट कि अगर हमारा ये राइट है, हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है तो हमें ये सहना नहीं है कि हमने एक हमारे कल्चर बन गया है कि जी सहते चले आ रहे हैं और कुछ बोलना नहीं है। तो ये एटलीस्ट अवेयरनेस आई है लोगों में। जैसे जी 2 छोटे सवालात करना चाहूँगी। जैसे आपने खुद कहा कि रिपोर्ट होते हैं लेकिन लोग परसू नहीं करते, तो इसका यकीनन एक कल्चरल, एक हमारा सोसाइटल एक पहलू इसमें है। परसू लोग क्यों नहीं करते? अगर सुलह सफाई हो जाती है, मीडिएशन हो जाती है, एक मैं जब भी साइकोलॉजिस्ट से बात करती हूँ उनका तो मानना ये होता है कि एक दफ़ा अगर अब्यूज़ की वो लेवल अचीव कर ली गई जहाँ किसी को कोई खौफ नहीं है, बेखौफ होकर वो वर्बल अब्यूज़ करते हैं या फ़िज़िकल अब्यूज़ करते हैं, तब तो ये चीज़ें मज़ीद बुराई की तरफ जाती हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। लेकिन जब रिपोर्ट करने के बाद सुलह सफाई हो जाती है तो क्या ख़ानदान में जो भी शख्स अब्यूज़ कर रहा होता है वो तहैया कर लेता है, वो उसकी इस्लाह हो जाती है, वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करता? या आपने क्या देखा है कि वो दोबारा इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर सेकंड टाइम जो रिपोर्टी है वो पूरी चीज़ को परसू करता है आगे? देखिए सिद्रा, सही तो कभी नहीं होते अगर आप फर्स्ट टाइम में उसको बहुत स्ट्रिक्ट सज़ा ना मिली जाए। ये हमारे यहाँ नॉर्मल है। आप देखें चीज़ें कि लोगों को जब तक सख्त जजा और सज़ा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लोगों में जो है वो उस जुर्म से
रुकते नहीं है इसमें। अभी आप ई चालान का भी देखें, कितने हैवी फाइन्स लगाए गए, तो कितनी कमी आई है। आप देखें जो वायलेशंस होती थी कितनी कमी आई है। तो मुझे लगता है ये लोगों का माइंड सेट है कि जब तक आपको सजा ना दी जाए, अगर ये सुलह सफाई हो भी जाती है, हमारे पास बैक में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कोर्ट्स ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने भी किया, तमाम इदारों ने किया, लेकिन फैमिली आपस में जो है वो निगोशिएट कर लेते हैं और फिर वो सबको अलग कर देते हैं कि जी हमारा फैमिली मैटर्स है, हमने सुलह कर ली है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो लॉज आते हैं उसमें एटलीस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। इम्प्लीमेंटेशन हमारी तरफ से होगी, डेफिनेटली होगी, फेडरल की तरफ से भी होगी, लेकिन फैमिली जहाँ पे फैमिली मैटर को कह के, क्योंकि देखिए आप किसी के साथ भी किसी भी तरह का अब्यूज करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही। तो उसमें आप ये फैमिली मैटर कह के चीजों को इग्नोर कर देना, तो मुझे लगता है इस तरह के लॉज आने के बाद लोगों में डर ज्यादा पैदा होगा कि अगर खुदा ना खास्ता फैमिली का कोई भी जो ऑफेंडर है, लेकिन जो उसकी हेल्प भी कर रहा है, अगर आप देखें इस बिल में जो अगर आप की है थोड़ी सी भी, उसको भी सजा दी जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं कि यानी अगर इसमें ऑफेंडर मिसाल के तौर पे अगर तशद्दुद आपके लाइफ पार्टनर ने किया है आपके ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उससे अलहदगी या तलाक चाहते हैं, लेकिन उसके इस एक्ट के ऊपर कि उसने आपको फिजिकली अब्यूज़ किया है, वर्बली, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, उसके लिए सज़ा मौजूद है। एक छोटी सी और वजाहत कीजिएगा, हमारे व्यूअर्स की इसमें बहुत हेल्प होगी। तहसीन जी, रिपोर्ट कैसे किया जाए इसको? क्या जो भी खातून या कोई भी शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद होता है वो पुलिस को या ओहदेदारान को जब ये रिपोर्ट करते हैं, तो क्या उनका फ़िज़िकली थाने में जाना इम्पॉर्टेंट है? क्या उनका मेडिकल टेस्ट कराना इम्पॉर्टेंट है? और अगर वो ये बता रहे हैं कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उसके सबूत और शवाहिद भी उन्हीं को प्रोवाइड करने होते हैं? नहीं, देखिए जो सबसे हमने इसको बहुत इजी रखा है कि आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है जहाँ पे भी चीजें रिपोर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि हर एरिया में देखिए पुलिस स्टेशन तो होता है, जो भी ऐसे सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन इदारे हैं, कहीं पे भी आप रिपोर्ट करते हैं, फिर वो इदारे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे वो लोग उनको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये जो विक्टिम है उसको ये जरूरत नहीं है कि वो बेचारा हर जगह या बेचारी हर जगह धक्के खाते फिरे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी आपके नियरेस्ट है, एटलीस्ट क्योंकि घर के अंदर चीज हो रही है वो नॉर्मली नहीं पता चल सकती किसी को भी, इवन के पड़ोसियों को भी नहीं पता चलती। रिपोर्ट करना आपने, किसी भी इदारे को रिपोर्ट करने, वो चीजें प्रॉपर वे में जो है वो आपकी ट्रीट की जाएगी। वो आगे का प्रोसेस है कि जी क्या प्रूफ चाहिए, अब जिस तरह का भी अब्यूज हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपकी फौरन इमीडिएटली रिपोर्ट आपकी जो है वो फाइल की जाएगी, आपका उसमें फौरन एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बस सिर्फ एक जी कुछ कह रही थी आप, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैंने कहा एटलीस्ट लोगों में बस सिदरा हम आपके तवज्जुह से लोगों में ये अवेयरनेस दें कि अल्लाह ने करे आपके साथ कोई अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म को सही नहीं आप। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है, अपने साथ भी बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बहुत बड़ी तब्दीली है लीगल सिस्टम में, जहां आपके लिए चीज़ें आसान बनाई जा रही हैं। वो तमाम खदशात, यानी यकीनन जो शख्स अब्यूज़ हो रहा है उसके जहन को भी माऊफ़ कर दिया जाता है, मफलूज कर दिया जाता है। उसको ना सिर्फ ये जुल्म सहना होता है, बल्कि उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी बावर करा दिया जाता है। तो बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, स्पोक्स पर्सन फॉर सिंध ने ये क़वानीन 2013 में नाफिज किए थे, अब ये नेशनल असम्बली तक पहुँचा है जहाँ पर ये पास हुआ है। अगला इसका पड़ाव यकीनन सेनेट में होगा, इसके बाद ये कानून बन जाएगा और यकीनन ये बहुत बड़ी मुआवनत होगी हमारे घरेलू माहौल को बेहतर बनाने के लिए और हमारे सोसाइटल फैब्रिक को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।